हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज है 23 अक्टूबर। आज की वीडियो में देख लेते हैं हम 23 अक्टूबर के एसएससी एमटीएस 2024 के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न। जिसका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और आपका जो पैटर्न है सेम चल रहा है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ। जहाँ से आपके हर शिफ्ट का क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके अभी भी वहीं से बन रहे हैं। जैसे आपके लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, उत्सव, महोत्सव, ये आपके अभी भी बन रहे हैं, पहले ही बन रहे थे। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, इनसे आपके क्वेश्चन हमेशा फंस रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 23 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है, देखो साथ मैंने इंग्लिश में भी रखे हैं, जो आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश भी आप देख सकते हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो रितु बहरी। अगला है, आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल किसके लिए शुरू हुआ था? तो सिविल अधिकारियों के लिए हुआ था। मिशन कर्मयोगी के मूल में आईजीओटी कर्मयोग प्लेटफॉर्म यह है एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत, ज्वर, ये भी आपके जो है मच्छर के काटने से होते हैं। उपसारा अफ्रीका में पाया जाने वाला मलेरिया एनीफिलीजा मच्छर कहाँ पाया जाता है? ये आपके एग्जाम बना हुआ है क्वेश्चन। अफ्रीका, उपसारा अफ्रीका में द्वारा फैलने वाला एक वायरस है। मलेरिया के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, उल्टी शामिल हो सकते हैं। मलेरिया जानलेवा हो सकता है। पीला बुखार अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पाया जाने वाला पीला बुखार एंडीज इजिप्ट मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो ये हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि 2011 की अच्छे से आप जनगणना याद कर लेना। आपको मैं कराता हूँ, डेली कराता हूँ एनालिसिस वीडियो में, तो आप देख लो इसको। देखो 31 मार्च 2011 को जारी अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनसंख्या 17.70% के दशक की वृद्धि के साथ बढ़कर 1.21 अरब हो गई है। वयस्क साक्षरता दर 9.21% से 10 की वृद्धि दर के साथ बढ़कर 74.04% हो गई है। साक्षरता, जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। भारत के 2011 की जनगणना यह 15वीं भारतीय जनगणना निम्न 2 चरणों में आयोजित की गई थी। एक था गृह सूचीकरण, दूसरा था जनसंख्या की गणना। आप देख लो 2011 की जनगणना। देखो राज्य केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 2011 में कितने थे? 35 टोटल। 35 कौन से थे? तो आपके थे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से आपके जो बाद में 2014 में तेलंगाना बना तो 28 हो गए थे, सॉरी 29 हो गए थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। 19 में आपके जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। तो फिर तो अब हो गए थे 8, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। और 2020 फरवरी में 28 राज्य और दादर दमन दीव और दादर नगर हवेली मिला दिया था। तो फिर हो गया था आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी हमें 2011 की जनगणना के हिसाब से भी पढ़ना है, तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं आपके। देखो जिलों की संख्या 2000 आपकी जो 1 से 47 47 की वृद्धि हुई थी, यानी 2011 में आपके 640 थे। ठीक है, अभी तो बढ़ चुके हैं, अभी तो 846 के आसपास बन चुके हैं। अभी कस्बों की संख्या याद कर लो। गांव कुल जनसंख्या जो थी आपकी 121 1 अरब 21 करोड़ थी। बाल लिंग अनुपात जो था 919 था, ग्रामीण में 923 था, शहर में 905 था। लिंग अनुपात जो था 940 महिला 1000 पुरुषों पर था। कहीं आपको 943 भी देखने को मिल गए। तो देखना कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। जनसंख्या का घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 2001 से 2011 तक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64। ये आपके कल के एग्जाम बन चुका है, आपके 22 तारीख के एग्जाम में। साक्षर दर 74.04% थी। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या तो जो आपकी है 17.5% है। भारत की जनसंख्या अब की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, संयुक्त जनसंख्या है यानी इनसे मिलाकर भारत की ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश है, 64,429। देखो शीर्ष 5 साक्षर राज्य हैं केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। उच्चतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य हैं केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो दमन दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार। शीर्ष 5 अत्यधिक घनत्व वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़,
पांडिचेरी, दमन और दीव और लक्षद्वीप। शीर्ष 4 अत्यधिक घनत्व वाले जो आपके राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका ये याद करना, ठीक है, बिहार का। भारत में शीर्ष 4 अत्यधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। भारत में शीर्ष 5 सबसे कम जनसंख्या वाले चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। अब आपके जो 2020 में जो आपके ये दो के दो को मिला दिए गए, ठीक है। अब एक ही बना है आपका दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। अब एक ही आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी की जनजाति द्वारा किया जाता है? तो धिमसा है। वंस ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है? तो एलिग्रा कैंट की। T20 महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 6 बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है और अभी 2024 में आपके ये कहा न्यूजीलैंड ने जीत रखा है पहली बार महिला T20 विश्व कप। इतिहास के किस समकालीन पुस्तक में सुल्तान रज्जा का वर्णन हुआ है? तो तबकत ए नासरी में हुआ है। मिनाज ए सिराज 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे। उन्होंने तबकत ए नासरी लिखी जिसमें इस्लामी दुनिया का इतिहास था। रजिया सुल्तान 1236 एग्जाम बनता आपका कब बैठी थी? 1236 में और 1240 में इसकी हत्या कर दी थी। ने उन्हें दिल्ली बुलाया और उन्हें दिल्ली में मदरसा ए नासिर का प्रमुख नियुक्त किया गया था, ठीक है। किसका वर्णन किसमें है? तबकत ए नासरी। और ये किसने लिखी है? मिनहाज ए सिराज ने लिखा था। तिहाड़ किस पड़ोसी देश का त्यौहार है? तो नेपाल का है। इस त्यौहार के दौरान कुत्तों को फूलों से सजाया जाता है, उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और समारोह के भाग के रूप में भोजन दिया जाता है। नेपाली रीति रिवाज में कुत्तों को यमराज या मौत के देवता के दूत माना जाता है और समारोह देवता को खुश करने का एक प्रयास है। अगला है, गुणसूत्र में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है? तो इस DNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को क्रोमेटिन कहा जाता है जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लियर एसिड का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कोशिकाओं के भीतर क्रोमेटिन आमतौर पर गुणसूत्र नामक विशिष्ट संरचनाओं में बदल जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में उपयुक्त पैकेजो प्रोटीन के साथ DNA का एक एकल डबल स्टैंडर्ड टुकड़ा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? देखो सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते थे। तो 326 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व वगैरह, ठीक है। 326 ईसा पूर्व। एग्जाम आपके कभी कभी 326 ईस्वी देगा, 326 ईस्वी, तो ये नहीं 326 ईसा पूर्व है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ देख लेना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सिकंदर महान मैसेडोनिया के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा था। उसने फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके देखो काफ़ी बार बन चुका है एग्जाम में, तो कह रहे पर ये MTS के नहीं और एग्जाम में। हाइडस्पेस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पौरव साम्राज्य के राजा पोरस के बीच पंजाब क्षेत्र में झेलम, कहाँ पर? झेलम नदी पर। ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहा है कि तट पर लड़ी गई थी। सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया था और अन्य स्थानीय शासकों की तरह जिन्हें उसने हराया था उसने अपने क्षेत्र पर शासन जारी रखने की अनुमति दी। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा, जो लड़ाई से भरपूर महीने थे। जुलाई 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना घर के लिए पश्चिम की ओर लौट गई थी और 324 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये थॉमसन का मॉडल किस पर आधारित था? तो ये परमाणु मॉडल पर। एरियांग मोन्यू फेस्टिवल जिसे कोनियांग नागा लोगों द्वारा मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। कोई अपने केस को हो गया, ठीक है। कोई अपने केस को फास्ट ट्रैक यानी जल्दी जल्दी सुनवाई कैसे करवा सकता है? तो हाउ कैन वन गेट वंस केस हियर्ड फास्ट ट्रैक? तो इसमें 3 कंडीशन है। देखो आपको ऑप्शन दिए होंगे, इसमें क्या करना था, ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, लेकिन आपको क्वेश्चन में आपको क्या है, देखो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आंसर आपके साथ ही ये रखे गए। बाकी आपको देखो अगर आपका एग्जाम था, आप बताना कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो यदि आरोप बहुत बुढ़ा हो, आरोपी जो बहुत बुढ़ा हो, तो भी अपनी अर्जी दी जा सकती है। जिस कोर्ट में केस चल रहा है उससे जल्दी से जल्दी केस चलाने के लिए निवेदन कर सकते हैं या जल्दी से जल्दी चलाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका कर सकते हैं। ये 3 आपके कंडीशन होते हैं अगर अपनी
केस को जल्दी से सुनाई करने के लिए। नुब्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये मैंने आपको कल ही कराया था, सिंधु नदी। नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। नुब्रा नदी सियोक नदी की एक सहायक नदी है जो सिंधु की एक सहायक नदी है। तिब्बत में नुब्रा नदी को यारमा त्यांगसुंग के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद है। सिंधु को श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगर, गेस्टिंग और द्रास जैसे कई हिमालय सहायक नदियाँ मिलती हैं। सिंधु नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 3 या 4 बार क्वेश्चन बन चुका है। तो ये देख लो, अब इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं, आगे भी आपके एग्जाम बन सकता है। तो यह दुनिया के सबसे बड़े नदी घाटियों में से एक है जो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को समावित करता है। भारत में यह 3,21,289 वर्ग किलोमीटर और कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर, भारत में 1,114 किलोमीटर है। इंडस को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में है। एक कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4,164 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत क्षेत्र में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। कहाँ पर? बोखरचू हिमनद पर। तिब्बत में इसे सिंगी गबन या शेर का मुख के नाम से जाना जाता है। लद्दाख और झस्कर पर्वतमाला के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद यह लद्दाख और बलस्तीन से होकर गुजरती हैं। यह जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक शानदार घाटी का निर्माण करती है, लद्दाख श्रेणी को काटता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में आता है? तो ये स्थलमंडल पर। प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में आते हैं, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। इसे भूपर्पट्टी या मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल है। स्थलमंडल के विवर्तनियों प्लेटों में से विभाजित किया गया है, जो ध्रुवमंडल पर घूमती हैं, जो इसके नीचे एक अधिक तरल परत है। बॉम्बे जयश्री को 2023 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो विच अवार्ड डिड बॉम्बे जयश्री गेट इन 2023? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार। अब आपका है सेकंड शिफ्ट 23 अक्टूबर का। द हाउस ऑफ ब्लू मंगूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो डेविड डेविडर। प्रातः समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं हम। एग्जाम में आपके ये भी आपके इसी बार आपके एमटीएस एग्जाम में 3 या 4 बार बन चुका है, लेकिन अलग अलग पूछने का तरीका अलग है। कभी पूछा गया कि कहाँ पर हुआ था, कभी आज पूछ लिया कि इस संस्थापक कौन है, एक बार पूछा गया था कि कब किया गया था। तो प्रातः समाज की स्थापना जो आपके 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रातः समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रातः समाज द्वारा सुबोध पत्रिका, ये पत्रिका याद करना, नामक मुखपत्र प्रकाशित किया जाता था। वीरेशलिंगम पतुली तेलुगु सुधारक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, इनको अच्छे से याद कर लें, यहाँ से एग्जाम में बन रहा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में मध्य नेट कितना ऊंचा होता है? तो 5.1 फीट या 1.524 मीटर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। देखो ऑप्शन में क्या थे, आपको ज़्यादा पता होगा। तो ऑप्शन देखो, रबी की फसल जो होती है गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, चने, जीरा, सौंफ, धनिया। खरीफ मक्का, चावल, गन्ना, कपास, मूंगफली, हल्दी। जायद खीरा, खरबूजे, कद्दू, टमाटर, करेला या सूरजमुखी, ये सब आपके होते हैं जायद के। कल के ये आपके 21 तारीख के आपके 21 तारीख को भी बना था, 21 तारीख के सेप्टेम्बर बना था इससे क्वेश्चन। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सा विदेशी आया था? तो ये था फनुओ नूनिज। पेपर अच्छा खासा बना है, ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपको 8 से 10 टॉपिक आपको मैं कहता हूँ ना बार बार पढ़ने के लिए, जैसे आपके 2011 के जनरल हो गया, उत्सव, महोत्सव, शास्त्र नीति, उनसे संबंधित व्यक्ति और करंट अफेयर 2023 की, ये चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी है इनमें। वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित व्यक्ति, घराना, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। लूसेंट की बुक अगर आपके पास है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आपको लूसेंट की बुक से कुछ नहीं पढ़ना है। स्पोर्ट्स से आपको कराने को मैंने करा रखी है, आपको मैंने पीडीएफ भी दे रखी है। अगर आप स्पोर्ट्स की वीडियो अगर मैंने देखोगी तो मैंने आपको उसके नीचे पीडीएफ दे रखी है, अगर आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है, डाउनलोड करके आप देख लेना, उसमें 1000 क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के, वहाँ से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। देखो कहीं शिफ्ट में पूछ रहे, स्टार्टिंग की शिफ्ट में तो बहुत पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से। अभी जो आपके ये चल रहा था 21 तारीख के बाद, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कम पूछे गए, सिर्फ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अभी महिला T20 वर्ल्ड कप से पूछे गए हैं, जो महिला का स्पोर्ट्स है ना वहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है, अभी थोड़ा बहुत कम कर रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आपके 1 या 2 तो हर शिफ्ट में बन रहा है। लेकिन जैसे पहले आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पहले आपके जो 14, 15, 16, 17, 18 को हुए थे, तब आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आप 21 तारीख से आपसे आपके पूछ रहा है जनगणना से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आपको पैटर्न के हिसाब से चलना है। ये एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि आपको पैटर्न क्या चल रहा है उस हिसाब से चलना आगे। ठीक है, तो जनगणना से पढ़ लेना, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये 11 की जनगणना कौन से क्रम की थी, तो व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ सेंसस 2011, तो 15 नंबर की। तो ये जनगणना तो है 11 देश की 1872 से 15 जनगणना थी, और आज़ादी के बाद की 7वीं यानी 1947 की बात की। विवेक जोशी भारत के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं, और यह गृह मंत्रालय के तहत आयोजित एक अभ्यास है। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। 2023 में जर्मन का कौन सा राजदूत भारत आया था, फिलिप एकरमैन। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन तो अधिनियम के माध्यम जोड़ा गया था, तो आसान है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मकता अवधारणा का प्रतीक है, यानी हमारे देश में सभी धर्म को राज्य के समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है। 42वें संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य से एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता के शब्द में भी बदल दिया गया है। 42वें संशोधन की धारा 4 और 55 की संवैधानिकता को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में चुनौती दी गई थी, जब चरण सिंह कार्यवाही प्रधानमंत्री थे। ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में बना है, 2024 से यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम बन चुका था, यूपी पुलिस कांस्टेबल और SSC CHSL 2024 में। ये 2 के 2 क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में। उससे पूछा गया था कि आपके मिनर्वा मिल्स जो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका था, ये मिनर्वा मिल्स भारत संघ बनाम किसके बीच था, तो ये चरण सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, इनके बीच में चरण सिंह। इस टाइप का क्वेश्चन बना था कुछ। संशोधन अधिनियम और विवरण इनको देख लेते हैं हम, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम ये होता है 1985 में। इसमें आपका जो आता है एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में जाने के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है, दल बदल, और सूची 10 में भी जोड़ा गया है। 32वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया है कि इसने संविधान की में अनुच्छेद 371D और 371E को सम्मिलित किया था। अनुच्छेद 371 का D आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित था, और 371 आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित। और 44वां था, इसमें 1978 के तहत 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान में एक नया प्रावधान आर्टिकल 300A में जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला है, पाणिनि के व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो अष्टाध्यायी। ये आपको लूसेंट के स्टाइल में पहले ही मिल जाएगा। लूसेंट से तो बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तो, मुझे लग रहा है कि लूसेंट से आपको लग रहा होगा ना कुछ क्वेश्चन टफ है, लेकिन लूसेंट से बाहर कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए। यही क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे। भारत गणतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लग रहे होंगे, ये आपको कल के शिफ्ट में भी बना हुआ है क्वेश्चन वाला। थेटाकुड़ी हरिहर विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो घटम। यहाँ पर कल ही बना हुआ है, कल के शिफ्ट में। तो ये आपके जो है कल पूछा गया था कि विक्कू विनायक पूछा गया था इनका, जैसे थेटाकुड़ी हरिहर विनायक जिन्हें विक्कू विनायक के नाम से जाना जाता है। कल आपके थेटाकुड़ी हरिकुर नहीं पूछा गया था, अगर आप कल के शिफ्ट में देखोगे तो आपसे कल पूछा गया था विक्कू विनायक पूछा गया था, और आज उनका दूसरे नाम से पूछ लिया क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है, और मैंने आपको कराया भी था, ये पूरा अच्छे से डिटेल में कराया था मैंने आपको कल। एनालिसिस जब देखते हो अच्छे से देखा करो। एक भारतीय ये आपके तालवादक हैं, उन्हें घंटम के देवता के रूप में भी जाना जाता है। वह घंटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाते हैं, और उन्हें घंटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। 2023 की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे, वो वॉज द जल शक्ति मिनिस्टर एज ऑफ 2023। देखो 2023 के अनुसार कह रहा है, ठीक है। तो उस वक्त थे गजेंद्र सिंह शेखावत, ये देख सकते हो आप। ये आपकी 2023 की है कैबिनेट मंत्री 2023 का। अभी तो आपके थे 4 जून 2024 को बदल दिए गए हैं, वो भी आपको मैं करा दूंगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ इसमें।
कहाँ पर? गजेंद्र सिंह शेखावत, ये देख सकते हो गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आपके जो मिनिस्ट्री हैं पहले के हैं, अब आपके जो नई बन चुके हैं आपको आप ये याद करना है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में जो बनने हुए थे वो 2023 के करंट अफेयर बन रही है। एसएससी एमटीएस के अभी आपकी जो एग्जाम बननी है ना 2023 के अधिकतर क्वेश्चन, कुछ 22 के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं अभी। 22 के आप नहीं पढ़ोगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन 23 के पढ़ना, 24 के पढ़ने की जरूरत नहीं है। 24 से आपके क्वेश्चन ना के बराबर पूछा ही नहीं गया अभी तो क्वेश्चन, ना के बराबर क्या। तो देख सकते हो अभी आपके वर्तमान में कौन है, अभी वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? अभी जल शक्ति मंत्री यह सी आर पाटिल हैं अभी वर्तमान में जल शक्ति मंत्री। ठीक है, क्योंकि ये 4 जून जब घोषणा आई थी तो उसके बाद जो 4 जून को 2024 को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के उस दिन वोटिंग खुले थे। 9 जून को उनकी शपथ थी, तो उसके बाद कि 12 जून को इनकी कैबिनेट मंत्री बन चुकी थी। ये 2024 की है। अभी आपकी यही क्वेश्चन बनेंगे 2024, अगर आप एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो। निम्नलिखित में से महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। वैश्विक खुशहाल सूचकांक 2023 में भारत में किस क्रम पर है? तो भारत है 126 में। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का वैश्विक खुशहाल सूचकांक 2023 में 126वां स्थान है। यह 2022 में 136वें स्थान से सुधार दर्शाता है। इस ऊपर की ओर बढ़ने के बावजूद भारत अभी भी अपने कई पड़ोसी देशों से, जैसे पाकिस्तान 108वें स्थान पर है, श्रीलंका 112वें स्थान पर है, नेपाल 78वें स्थान पर है। ठीक है, अगला है अलारपू। भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है? तो ये भरतनाट्यम। महाभाष्य संस्कृत व्याकरण, ये आपका ऊपर वाला नीचे लिख गया है। पतंजलि का संरक्षण, ठीक है, ये ऊपर लिखना चाहिए था, ये आपके नीचे हो गया, इतना ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, ऊपर का साइड में कॉपी कर रहा हूँ तो ऊपर का ही नीचे, ये आपका जो आना था यहाँ पर आना था, ये यहाँ पर आना था। ठीक है, पतंजलि वाला इस यहाँ पर का इसका ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आपको मैं बताता हूँ क्या है आपका। ठीक है, वहाँ पर आपको याद कर लेना है। तो महाभाष्य संस्कृत व्याकरण पर एक रचित एक पुस्तक है, ऊपर वाला है। ठीक है, पतंजलि का संरक्षण पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक कौन था? वृद्धत था। वृद्धत का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और वृद्धत की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी फिर। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, और कालिदास ने मेघदूत माल्यग्निमित्रम की रचना भी की थी। ये आप जान लो, ये आपके ऊपर वाले नीचे लिखे हैं। अब देखो भारत के राज्य के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य? ये इसका है। कर्नाटक तो खैर आपको बहुत बार करा चुका हूँ मैं, फिर भी देख लो। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, और अभी मैंने आपको जो है 30 सितंबर से एक वीडियो कराई थी, 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक की, उसमें 750 क्वेश्चन कराए थे। उसको आप डाउनलोड करना है, पीडीएफ मैंने उसमें दे रखी है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ मैंने आपको सिर्फ पीडीएफ दे रखी, और आपको फ़ोन नंबर भी दे रखा है इसमें हमने, तो फ़ोन नंबर भी आप देख लें। अगर आपको फ़ोन नंबर से अगर कोई क्वेरी होंगी तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और उस ऐसे मैंने उसको आपको उसमें पीडीएफ दे रखी है, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो तब व्हाट्सएप करना, वैसे मत करना। ज़रूरत पड़ी तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, अगर ज़रूरत पड़ी तो कह रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको दे रखी उसमें कि आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं हो पाई तो उसके बाद की बात है। तो मैंने इससे पहले वाला आपको जो वीडियो होगी इसमें आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया होगा 22 तारीख के उसमें, नहीं सॉरी 21 तारीख के उसमें। अब है 23 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट। चापचार कूट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये भी मैंने आपको करा चुका था, 14 से 18। तो देख लो कि अनुच्छेद 14 में आपका है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन, और 18 होगा उपाधियों का अंत। अब निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक। जो निष्ठा का जो आपका इसका पर्पस था, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2019-20 में केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए परिणामों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, जो था निष्ठा था। निष्ठा पहल सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच दक्षता के विकसित करने के लिए मानकीकृत प्रशिक्षण मॉडल का पहला प्रकार है। निष्ठा
अगला है साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी का मृत्यु हुई थी? विच फ्रीडम फाइटर एंड डाइड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन 1928 में हुआ था? तो ये लाला लाजपत राय। 17 नवंबर 1928 को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने मौन अहिंसक मार्च के साथ आयोग आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व किया, लेकिन पुलिस ने उसका जवाब हिंसक रूप से में दिया था। इसमें एक भी भारतीय को इसके सदस्य, हाँ इसमें जो आपका पर्पस था ना इसका विरोध होने का, इसमें जो आपका साइमन कमीशन में इसका सदस्य के रूप में जो शामिल होने की वजह से उन्होंने आयोग का विरोध किया था, यानी एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम बनता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों होता, क्योंकि भारत का उसमें एक भी सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जॉन साइमन के अधीन पर भारत में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने और संसदीय लोकतंत्र के और सुधार के विस्तृत के शुरू करने के लिए बनाया गया था। भारतीय नेताओं ने आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, आगे भी बन सकता है आपके। ठीक है, लाला लाजपत राय को लाहौर में विरोध के दौरान एक लाठीचार्ज में गंभीर रूप से पीटा गया। 1928 में उनका निधन हो गया था। इसमें 7 सदस्य थे और जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था साइमन कमीशन में, इसलिए इसका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। ठीक है, अगला है विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान या पेंटोलॉजी कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार कौन संभालता है? तो कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 126 के तहत की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्त की अवधि जो भी उससे भरा जाना चाहिए। आर्टिकल 126 कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और उस वक्त जो आपका कार्यभार कौन संभालेगा? तो कार्यवाहक जो संभालता है उस वक्त जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 126 के तहत की जाती है। अगला है पहला महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड में। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप, देखो पहला पूछा गया था आपसे कि सबसे बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। अब पूछा है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड द्वारा आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट राउंड रोबर प्रारूप में 4 टीमों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जमैका के साथ खेला गया था। इंग्लैंड अपने तीनों मैच जीतकर चैंपियन बना था, जबकि ऑस्ट्रेलिया दो जीत के साथ उपविजेता रहा था। महिला क्रिकेट विश्व कप हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और वर्तमान चैंपियन इंग्लैंड है, जिसने इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित 2017 का संस्करण जीता था। ये मिस्टेक यहाँ तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है। पहला महिला T20 विश्व कप तो कहाँ हुआ था? ये तो 2009 में हुआ था। ये कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, इसे छोड़ देना यार, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे से, शायद कुछ तो गलत हो गया यहाँ पर। ये तो पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में, ये नहीं, पहला जो महिला T20 विश्व कप हुआ था ये 2009 में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने जीती थी यहाँ पर। ठीक है, ये तो सही है कि महिला T20 कहाँ होता है। ये आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है ये गलत हो गया। ठीक है, ये छोड़ देना, यहाँ पर बाद में चेक करके अगली बार तो आपको बता दूंगा, इसे छोड़ देना आप। अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और यह भी आपके बिहार पुलिस का जो आपका एग्जाम हुआ था ना, वहाँ ये क्वेश्चन बना हुआ था, बिहार पुलिस कांस्टेबल का। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS 1936 में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित एक किसान आंदोलन था। अगला है के कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो भरतनाट्यम। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक हैं? तो ये आप देख लो, इनमें से आपको ऑप्शन द्वारा करने थे कि आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे। तो 9 के 9 देख लो, बीरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीउद्दीन और अब्दुल रहीम खान खां। ये आपके एग्जाम बन चुका है, इसके बारे में बन चुका है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? तो ये काई होता है। 2023 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य कौन से हैं? देखो राज्य में सबसे ज़्यादा जो भारत में यहाँ पे लक्षद्वीप है। राज्य में आई थिंक मुझे लगता है कि राजस्थान है, राजस्थान या छत्तीसगढ़। आप मुझे कंफर्म नहीं है, दोनों में से एक होगा शायद, राजस्थान या छत्तीसगढ़। आई थिंक छत्तीसगढ़ होगा।
आपके ऑप्शन में क्या था, आप मुझे बता देना, मुझे कंफर्म नहीं है। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्न में से किस नेता ने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संचालन कौन करता है? नीति आयोग संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की सहायता से करता है। किसके? नीति आयोग द्वारा। सीधे सीधे याद कर लो कि नीति आयोग करते हैं। और सबसे गरीबी जो अभी राज्य है वो बिहार है। निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? ये आपके एग्जाम बना था आपके, अब देखो ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में। अब एग्जैक्ट क्या बना था मुझे पता नहीं, कि सिंधु से आपका क्वेश्चन बना था। ठीक है, मैंने रखने को रखा है आपको, देख लो। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु को। इसमें चौड़ी सड़कें और एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली थी। यह मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता है। अब बताओ, ये आपके 4 ऑप्शन है इसमें, सब ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? आपके एग्जाम में था ये क्वेश्चन तो मुझे बता देना, कोई अलग क्वेश्चन था तो ये बता देना। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो सही है, सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। इसमें चौड़ी सड़कें और अच्छे तरह से विकसित चाल निकासी प्रणाली थी, ये भी सही है। यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित है, तो ये भी सही है। यह मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता है, तो ये जबकि गलत है। कौन सा? वो ग्रामीण सभ्यता नहीं, शहरी सभ्यता था। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुआ कुछ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। बाकी आपके पहला, दूसरा और चौथा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तो ये थे आपके आज के 3 शिफ्ट के जो आपके सही लगे होंगे। और आपको देखो यार, पेपर आपको देखो, आपको जैसा भी आएगा, मुझे लगता है कि आपने 80% तो तैयारी की होगी आपने, ऐसा तो नहीं कि आप वैसे जा रहे होंगे। तो अगर आपने 80% चांस कर रखे, तो आपको सिर्फ ये जो आपका एनालिसिस है ना वीडियो, इसमें आपको सिर्फ 20% आपको देखना है। जो आपका 20% ये आपका कवर करेगा, ऐसा कवर करेगा। आपको देखो एनालिसिस देखना है, जिसका अभी 4-5 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एनालिसिस, अब मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से पढ़ना है। जनगणना हो गया, देखो आपको टॉपिक बता रहा हूँ मैं साथ साथ में। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव की कला और संस्कृत का एक चैप्टर है, कला और संस्कृत का एक आर्ट एंड कल्चर का। लूसेंट में 19-20 चैप्टर होंगे। वहाँ जाके आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आपके पास बुक है ठीक है, नहीं है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। नहीं तो आपके पास बुक है तो आप वहाँ से पढ़ लेना। एक तो आपका वो हो गया। आपसे मैं जो कह रहा हूँ आप उसको भी फॉलो करो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कभी बाद में कहते हैं कि आपकी पढ़ाई तो कुछ आया ही नहीं था। देखो आपके, जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में कल रिपीट नहीं होंगे। एग्जाम में आपके वो रिपीट होंगे जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ, जो मैंने आपको करा रखे इससे पहले। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जो मेरे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो 750 है ना, आपको वीडियो देखनी है, मत देखो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, देखो मेरा पर्पज़ है कि आपको अच्छे से पढ़ाना, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाओ। आपको मैंने PDF दे रखी है, आप PDF डाउनलोड करके आप उससे पढ़ लो। जो आपको PDF दे रखी है, आप PDF पढ़ लो, अगर आपसे लंबी वीडियो नहीं देखी जा रही तो। देखिए ऐसा होता है कि अगर एक बार आप वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं आपसे क्या क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें। अगर आप किसी भी बुक को भी खोलोगे ना, उतना आपको आइडिया समझ में नहीं आएगा, जितना कोई एक बार अच्छे से आपको बताकर समझ में ज़्यादा जाएगा आपको। तो इसलिए अगर आपको वीडियो देखने की वीडियो देख लेना, नहीं तो आपको PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ आपको 750 क्वेश्चन, अभी तक आपके जितने क्वेश्चन बने हैं आपको मिल जाएंगे वहाँ। ठीक है, और डेली आपको, नहीं तो मैं PDF दे देता ही हूँ। और आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैंने आपको दे रखा है, तो आप वहाँ से भी व्हाट्सअप नंबर को आप देखकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको PDF चाहिए हो तो। ठीक है, अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पाएगी तो अभी क्या करना है, 750 क्वेश्चन। एक आपको हो गया क्या, लूसेंट की बुक का ऑब्जेक्टिव, कला और संस्कृत का। एक उत्सव महोत्सव सभी राज्य के, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ठीक हो गया, ये आपके हो गया 3-4 चैप्टर। जनगणना आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद आपको पढ़ने हैं 2023 के करंट अफेयर, आर्टिकल आपको याद करने हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। बस आपको क्या करना है, फोकस 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन सही करो, ज़्यादा 25 के बीच में भागो। 15 क्वेश्चन यहाँ सही करो, 20 क्वेश्चन इंग्लिश में करो, आप सीधे 105 नंबर में जाते हो। आपके जो 90-95% आप चांस होंगे आप अंदर जाओगे, ज़्यादा पीछे मत भागना एकदम। 20 क्वेश्चन इंग्लिश, अगर हो सके इंग्लिश में और अच्छा कर लो। ठीक है, लेकिन जीके अगर आपकी थोड़ा कमज़ोर है, देखो 15 क्वेश्चन तो खैर लाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लिश आपको अच्छी करनी होगी। इंग्लिश में आप 20 से 21 नंबर लेके आओ, तो आपके 15 क्वेश्चन भी अगर आपके यहाँ 14-15 क्वेश्चन का जीके में बन जाए ना, तो इतने क्वेश्चन बनने लायक, करने लायक हो रहे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं करने लायक हो रहे। 14 से 15 क्वेश्चन आपके इस टाइप के बन रहे हैं, आप उनको कर सकते हो। जितना आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको जनगणना पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं, स्पोर्ट्स से पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। ये आपको मैंने सारे वीडियो के PDF दे रखी हैं, तो आप PDF देख लो, PDF पढ़ लो अच्छे से, आपको जो करना है कर लो। नहीं तो आपको मैं डेली एनालिसिस कराता हूँ। कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो,
ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।